हाय गाइस, आई होप यू आर फाइन। और इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट में पढ़ा दिया है कि हमारे पास जो लेक्चर वन था हमारे पास, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द कम्युनिटी मेडिसिन। सो अब इस पार्ट में हमने बेसिकली डिस्कस करना था कि एपिडेमियोलॉजिकल सीक्वेंस एंड अप्रोच, ठीक है। इसकी जो हमारे पास फोर टाइप्स हैं, तो इसके अंदर हम जो ये टू टाइप्स हैं हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एंड एनालिटिकल, ठीक है, इन दोनों का हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं। So here you can see the difference between the descriptive epidemiology and analytical epidemiology, ठीक है। अब descriptive as the name is telling you कि ये क्या करता है, describe करेगा distribution of disease को by the characteristic relating to अच्छा टाइम, प्लेस एंड पीपल, राइट। सो उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि डिजीज़ किस तरह से स्प्रेड हो रही है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम टाइम, ठीक है, प्लेस एंड पीपल, इन तीनों चीज़ों के हम रिलेटेड क्या देखते हैं कि डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड हो रही है, ठीक है। वाइल एनालिटिकल में हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास देखता है एसोसिएशन हमारे पास कितनी है किसी डिज़ीज़ और एक पर्टिकुलर एक्सपोजर की, ठीक है, कि कोई हमारे पास एजेंट आया है, ठीक है, और कितना ज़्यादा हमारे पास एसोसिएशन है कि ये डिज़ीज़ कॉज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ किसको, यानी कौन देखता है, हमारे पास एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। और वो किस तरह से हमारे पास ये बेसिकली मेजर करेगी इस एसोसिएशन को, तो वो इन्फॉर्मेशन को इंडिविजुअल से कलेक्ट करके फिर इसके बाद उसकी बेसिस पे वो ये एसोसिएशन को डिराइव करेगी, ठीक है, रादर दैन के एक पूरी पॉपुलेशन से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे। सेकेंड डिफरेंस इज दैट कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी क्या करती है, हाइपोथेसिस को जनरेट करेगी, ठीक है। तो वो कैसे जनरेट करेगी, रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज ऑफ डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। वाइल क्या है हमारे पास जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, ये हमारे पास हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है, ठीक है, ये जनरेट करी थी और ये टेस्ट करती है। अब ये टेस्ट कैसे करेगी कि यही हमारे पास एसेस करती है कि क्या डिटर्मिनेंट्स है डिजीज़ के, ठीक है, और रिस्क फैक्टर, कॉजेज, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है, ठीक है। देन वी हैव के द थर्ड डिफरेंस इज दैट कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी किसके ऊपर फोकस करती है कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर डिजीज़ कैन अकर, ठीक है, यानी ये क्वेश्चंस है जो कि ये देख रही होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम कौन से क्वेश्चंस को के ऊपर फोकस करते हैं कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ठीक है, कि कौन कर रहा है डिजीज़, ठीक है, और किस तरह से, ठीक है, और कब हुई डिज़ीज़, कहाँ पे हुई डिज़ीज़, ठीक है, और कौन से इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोन है इस डिजीज़ से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वाइल एनालिटिकल में देखेगा कि डिज़ीज़ कैसे हुई और क्यों हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई एंड हाउ, ये हमारे पास फोकस होता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी का, ठीक है। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव जो एपिडेमियोलॉजी जिसके ऊपर फोकस कर रहा होगा, रादर हम देख सकते हैं कि इसका जो स्टडी एरिया है वो क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉल एंड लेस कॉम्प्लेक्स स्टडी एरिया यहाँ पे होता है, ठीक है। वाइल एनालिटिकल में हमारे पास क्या है, जो स्टडी एरिया होगा दैट वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स और लार्ज होगा। फिर इसके बाद द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट के अब हमारे पास ये किस चीज़ को यूज़ करेगी, अपने हाइपोथेसिस को, क्योंकि इसे जनरेट करना था, राइट। तो अब हाइपोथेसिस को बनाने के लिए ये इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को यूज़ करता है, ठीक है। वाइल एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हमने हमने क्या पढ़ा था कि ये टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो वो टेस्ट कैसे करेगा कि वो कंपैरिजन ग्रुप्स को ले लेगा कि अब ये एक ग्रुप है और दूसरा एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, जिसके ऊपर वो चेंज करेंगे, लाइक वो जो हम बायोलॉजी में हम पढ़ते थे इन स्कूल टाइम, ठीक है, कि एक हमारे पास होता था कंट्रोल ग्रुप एंड द अदर वन वाज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ये दोनों ग्रुप्स लेके हम देखते थे कि हमारी हाइपोथेसिस कितनी राइट है, ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पे क्या करेगा कि ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, ठीक है, बाय द कंपैरिजन ग्रुप्स, ओके। देन वी हैव द सिक्स पॉइंट इज दैट कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में क्या आ जाएगा, क्योंकि इसने हाइपोथेसिस को जनरेट करना है, तो इसके लिए ये केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज और इंसिडेंसेस, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है, ठीक है। कि वो देखेगा कि क्या क्या हमारे पास केस रिपोर्ट्स हैं, सीरीज एंड इंसिडेंट्स वगैरह क्या हैं, जिससे हमारे पास, ताकि वो हाइपोथेसिस को जनरेट कर सके, ठीक है। वाइल एनालिटिकल में क्योंकि उसने टेस्ट करना था, तो वो क्या करेगा कि उसमें ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद द एग्जाम्पल इज़ गिवन हियर, ठीक है, कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है कि इट एग्जामिन्स द केस स्टडीज़ बाय मीन ऑफ प्लेस, पर्सन, टाइम ऑफ द फर्स्ट 100 पर्सनस और द पेशेंट्स विद द सार्स, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास क्या है कि सार्स के अगर सार्स से अफेक्टेड हमारे पास अगर फर्स्ट 100 पेशेंट्स थे, ठीक है, तो अब वो जो डिज़ीज़ को देखेगा वो कैसे देखेगा, केस सीरीज़ को वो एग्जामिन करेगा कि प्लेस, पर्सन, टाइम के रिलेशन में उसको कैसे डिज़ीज़ हुई उन
100 पेशेंट्स को, ठीक है, तो ताकि वो अपने हाइपोथेसिस को जनरेट कर सके। वाइल एनालिटिकल में हम देखते हैं कि मेजर्स द रिस्क फैक्टर फॉर द सार्स सच एज कॉन्टैक्ट विद द एनिमल और इन्फेक्टेड पीपल। ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था कि एसोसिएशन को चेक करता है पर्टिकुलर एक्सपोजर और डिजीज़ के साथ। ठीक है, कि कोई एक्सपोजर है और ये डिजीज़ है, तो कितने चांसेस है कि यही हमारे पास जो एजेंट है वो इस डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में भी ये बताया कि हमारे पास रिस्क फैक्टर दिखेगा कि सार्स के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कि अगर हमने किसी एनिमल को टच कर लिया या कोई किसी इन्फेक्टेड पीपल के साथ कांटेक्ट में आए तो उससे कितने % चांसेस है हमारे पास कि वो डिज़ीज़ हो सकती है या डेवलप हो सकती है किसी पेशेंट के अंदर, राइट। देन वी हैव द मेजर स्टेप्स टू स्टडी डिजीज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारे पास मेजर स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी डिज़ीज़ को जब हम स्टडी करने लगते हैं या किसी हेल्थ प्रॉब्लम को हम स्टडी करेंगे, तो उसमें हमारे पास बेसिकली 6 क्या होते हैं, मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास होता है कि हम प्रॉब्लम को इनिशियली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, कि प्रॉब्लम है क्या, तो हमने डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम थर्ड स्टेप में हम इसको प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, यानी अब हम और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स देंगे कि वो इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस, पर्सन कैसे डिजीज़ हो रही है। ठीक है, कौन से लोग ज़्यादा से प्रोन हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन से एरियाज़ में ये ज़्यादा कॉमन है, किस टाइम में ज़्यादा हो रही है कर। ठीक है, लाइक कुछ डिजीज़ सर्दियों में होती हैं, कुछ गर्मियों में होती हैं। ठीक है, लाइक डेंगू है तो वो गर्मियों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली बिकॉज द मॉस्किटोज़ आर के ज़्यादा होते हैं वापस गर्मियों में, इस वजह से। ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ हैं हमारे पास जो टाइम स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, तो हम डिस्क्राइब कर देंगे डिजीज़ को या कोई प्रॉब्लम को। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देन द स्टेप कम्स जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को बनाएंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, तो फर्म हाइपोथेसिस, जब हाइपोथेसिस बन जाएगी तो वी वुड टेस्ट द हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप वुड बी इवेल्युएट द इंटरवेंशन। ठीक है, फिर हमने वो जो इंटरवेंशन हम जो भी देंगे पेशेंट को, जो भी इसकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसका जो सोल्यूशन हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे या ट्रीटमेंट देंगे, तो हम देखेंगे कि वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 6 स्टेप्स। देन हमारे पास आता है कि मेजर्स ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमारे पास क्या डिजीज़ फ्रीक्वेंसी हम कैसे मेजर करते हैं, यानी या फिर हम कह सकते हैं मॉर्बिडिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्बिडिटी क्या होती है, डिजीज़ को हम कहते हैं। ठीक है, एंड मोर्टेलिटी क्या होती है, मोर्टेलिटी जो हम डेथ को कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा कि हम देखेंगे इसमें जो डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी के मेजर्स हैं, तो उसमें हमारे पास आता है रेट, देन हमारे पास आता है रेशो। ठीक है, एंड देन हमारे पास आता है प्रेवलेंस रेट। ठीक है, सो हमने ये 3 चीज़ें इसमें देखनी है। तो सबसे पहले रेट में बताया कि बेसिक हमारे पास मेजर होता है डिजीज़ अक्रेंस का। ठीक है, कि डिजीज़ की अक्रेंस कैसे हो रही है, तो दैट इज़ अ रेट। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ मेजर दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेसेस द रिस्क ऑफ द डिजीज़ इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या करती है, और ज़्यादा ये क्लियरली एक्सप्रेस करती है कि रिस्क ऑफ डिजीज़ कितना है। ठीक है, कि कितना ज़्यादा हमारे पास किसी डिज़ीज़ का रिस्क है किसी डिफाइंड पॉपुलेशन में ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो रिस्क को ये डिफाइन करेगी दैट इज़ अ रेट। ठीक है, डिज़ीज़ की अक्रेंस एंड डिज़ीज़ का कितना ज़्यादा रिस्क है होने का। ठीक है, तो दैट इज़ द रेट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एंड देन फिर रेट हमारे पास और क्या मेजर करता है, कि बस वही आगे इसमें बात के हमारे पास अक्रेंस दिखेगा किसी पर्टिकुलर इवेंट को, कि वो पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा इसकी अक्रेंस है। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, बस अक्रेंस ऑफ द डिजीज़ कह सकते हैं आप लोग, या फिर क्या है कि कितने ज़्यादा हमारे पास रिस्क है ऑफ द डिजीज़। ठीक है, दैट इज़ द रेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो उसमें इन द रेट के न्यूमरेटर इज़ अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अब हम जो रेट बेसिकली कैलकुलेट करते हैं उसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो व्हाट दैट मीन्स, तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या है कि बेसिकली जो भी, यानी बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो न्यूमरेटर में जो कुछ कहा होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी स्टेटेड लाइन होती है उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया नंबर ऑफ डेथ्स इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, कि कितनी हमारे पास डेथ्स हुई स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। तो अब हमने क्या किया कि अब वो जो डेथ्स हुई हैं कैसे हम देखेंगे, तो एवरेज टोटल पॉपुलेशन कितनी थी ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये दोनों बातें रिलेटेड है ना, तो यही इसमें कहना चाह रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है। ठीक है, सो इस तरह से हम ये चीज़ देखते हैं। और फिर इसके बाद रेट में हमारे पास क्या होते हैं कि बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं रेट के अंदर, यानी एक होता है हमारे पास न्यूमरेटर। ठीक है,
जिसमें हम क्या लिखते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ एपिसोड्स, या कोई भी अगर इंसिडेंस है तो न्यू केसेस कितने हैं, या प्रेवलेंस है तो ओल्ड एंड न्यू केसेस कितने हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो होती है हम यहाँ पे इस तरह के मेंशन कर देते हैं। फिर इसके बाद देन कम्स द डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में हम बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है, जो हमारे पास आगे जो सक्सेसिव लेक्चर्स हैं हमारे, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में हम ये जो पॉपुलेशन एट रिस्क है और ये परसेंट टाइम क्या होता है, ठीक है, तो हमने ये और डिटेल से पढ़ना है आगे। अभी ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ये जो आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन एट रिस्क, यहाँ पे ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं हमारे पास कि पॉपुलेशन रिस्क कितनी है, ठीक है, या मिड ईयर पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, जिसमें हम एवरेज बताते हैं, ठीक है, जो भी पूरे साल की पॉपुलेशन होती है उसका एवरेज क्या है, तो मिड ईयर पॉपुलेशन, फिर परसेंट टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, फिर टोटल इवेंट्स आ जाते हैं। एंड देन हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड कंपोनेंट क्या होता है रेट का, दैट इज़ कि टाइम स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तो हम टाइम को स्पेसिफाई कर देंगे कि किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी में बताएं, ठीक है, तो बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते। सो देन वी हैव द प्लेस स्पेसिफिकेशन कि किस टाइम किस प्लेस में हो रही है वो डिजीज़, ठीक है, किस टाइम में हो रही है, एंड देन कॉन्स्टेंट या मल्टीप्लायर होते हैं लाइक दिस, ठीक है, जैसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कहीं हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, कहीं हम 10⁻n से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट या मल्टीप्लायर्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास थे, ये था रेट। एंड देन वी हैव अ रेशो, ठीक है, अब रेशो क्या होता है, रेशो होता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास टू रैंडम क्वान्टिटीज़ होती हैं ना, ठीक है, कोई भी टू क्वान्टिटीज़ ले लें आप, कोई भी दो नंबर, ठीक है, या कोई भी चीज़, ठीक है, तो इसके दरमियान में हमारे पास रिलेशन इन साइज़ जो होता है, तो वो हमारे पास बताता है रेशो, ठीक है, रेशो क्या बताएगा कि कोई भी चीज़ लाइक कितनी ज़्यादा है दूसरी चीज़ से, ठीक है, या कितना ज़्यादा उसका नंबर कितना है दूसरे से, ठीक है, तो वो हमारे पास हमें रेशो इन साइज़ पता चलता है बिटवीन द टू रैंडम क्वांटिटीज़, एंड दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंसिडेंस है, अब देखिए इसमें इंसिडेंस रेट आ जाएगा, वेल दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट इसमें जो रेट है, रेट की बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि इंसिडेंस रेट क्या होता है एंड प्रेवलेंस रेट क्या होता है, ठीक है। सो ये मतलब इसके अंदर रिलेटेड नहीं है कि वो रेशो के साथ नहीं है डेफिनेटली। सो अब हमारे पास आता है कि इंसिडेंस रेट। सो इंसिडेंस रेट बेसिकली हमारे पास होता है कि कितने हम इंसिडेंस किसको कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं अक्रेंस को, ठीक है, कि डिजीज़ की अक्रेंस कितनी है, ठीक, कितनी ज़्यादा डिजीज़ है किसी जगह पर, तो दैट इज़ डिजीज, दैट इज़ इंसिडेंस, ठीक है। तो अब इंसिडेंस और प्रेवलेंस में आप लोग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग वो याद कर लीजिएगा कि इंसिडेंस में हम देखते हैं हमेशा कि न्यू केसेस कितने अपेयर हो रहे हैं हमारे पास किसी डिफाइंड पॉपुलेशन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। सो न्यू केसेस देखेंगे, वाइल प्रेवलेंस के अंदर हम देखते हैं ओल्ड एंड न्यू केसेस बोथ, ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सो यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है। सो अब ये हो गया हमारे पास, और इसमें जो लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, ठीक है, कि ये बल्कि क्या इसका फॉर्मूला है, तो उसमें होगा कि नंबर ऑफ द न्यू केसेस द स्पेसिफिक डिजीज़ इन द गिवन टाइम पीरियड, और ये चीज़ जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। सो पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है, कितनी डिजीज़ कितने केसेस आ रहे हैं हमारे पास इस स्पेसिफिक डिजीज़ के गिवन टाइम पीरियड के अंदर, और फिर किससे डिवाइड कर दिया हमने कि पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी थी ड्यूरिंग दैट पीरियड, उससे हम डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, तो दैट इज़ अ इंसिडेंस रेट, ठीक है। अब हम यूज़ क्यों करते हैं इंसिडेंस रेट को, सो बेसिकली इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हमें जब पता चल जाएगा कि किसी जगह पर कितनी ज़्यादा अक्रेंस है डिजीज़ की, कितनी ज़्यादा डिजीज़ हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे हम कि इन एवेल्युएटिंग द एफिकेसी ऑफ द प्रिवेंटिव थेरेप्यूटिक मेजर, ठीक है, हम इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो भी प्रिवेंटिव या थेरेप्यूटिक मेजर्स दे रहे हैं वो कितनी ज़्यादा एफिकेशियस है, कितनी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव है उस डिज़ीज़ के लिए जिसको हम क्योर करने के लिए ये दे रहे हैं, ठीक है, और डिजीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास था। ओके, देन वी हैव द प्रेवलेंस रेट, ठीक है। अब प्रेवलेंस रेट क्या होता है, ओके, सो प्रेवलेंस रेट हमारे पास बेसिकली होता है, प्रेवलेंस हम किसको कहते हैं, स्प्रेड को, ठीक है, कि वो डिजीज़ कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, ठीक है। सो अब इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ के नंबर ऑफ़ पीपल विद द डिजीज़ ओल्ड एंड न्यू, ठीक है, तो लाइक आई सेड बिफोर, ठीक है, कि इसमें हमारे पास ओल्ड एंड न्यू दोनों केसेस हमारे पास इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो कितने पीपल हैं जिनको ओल्ड एंड न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ हैं, ठीक है, या कंडीशन है किसी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन एट रिस्क, वही हो गया पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू केसेस डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻n से अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस करनी है कि हमने कब किस तरह से, मतलब हमने किस फार्मूला में हमने कौन सा मल्टीप्लाई यूज़ करना है, ठीक है, इन विच फार्मूला वी हैव टू यूज़ विच
कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये प्रेवलेंस रेट के बारे में है कि हम प्रेवलेंस रेट को कैसे इंक्रीज़ हो सकता है एंड कैसे ये डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। सो इंक्रीज़ कब होगा, जब हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ इलनेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कोई कुछ होती है कि ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, बहुत एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा अरसे तक डिजीज़ स्प्रेड होती रहती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, प्रेवलेंस रेट यानी स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है कि और कैसे इंक्रीज हो सकती है प्रेवलेंस, यानी और कैसे स्प्रेड इसका बढ़ सकता है कि एक ऐसा पेशेंट जिसको कोई डिज़ीज़ थी और वो क्योर नहीं हुआ, और उस पेशेंट की लाइफ भी अगर हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाएगी, तो ऐसा पेशेंट क्या करता रहेगा, जब तक उसकी लाइफ होगी ही वुड बी स्प्रेडिंग द डिजीज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम कम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे होता है प्रेवलेंस रेट, ठीक है। तो वो इस तरह से हो सकता है कि वो इसी का ऑपोजिट करते हैं, आपके ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ हमारे पास अगर शॉर्ट होगी तो दैट प्रेवलेंस रेट वुड ऑल्सो बी शॉर्टर, ठीक है। और दूसरा क्या है कि न्यू केसेस को अगर आप कम कर दें, ठीक है, अगर आप इंसिडेंस को डिक्रीज़ कर दें, न्यू केसेस अपेयर ही नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेवलेंस रेट यानी स्प्रेडिंग ही कम हो जाएगी। सो गाइस, यहाँ तक था हमारे पास पूरा फर्स्ट लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड टिल हियर, ठीक है। और इसके बाद अब इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग द लेक्चर 2, ठीक है, जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह देखेंगे, इन्फेक्शन क्या होता है, लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हैं, और बहुत सारी अन्य चीज़ें हमें देखनी है आगे। सो स्टे ट्यून्ड।